हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर आपकी होती है और जिसमें हम 500 क्वेश्चन सीरीज जो आपकी पेपर 1 में भी चल रही है और 500 क्वेश्चन सीरीज आपकी पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी चल रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का थर्ड डे है, तीसरा दिन है, जिसमें कि हम 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको देखना है कि पैटर्न भी पता लगेगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी पता लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको ऐसे ही एजुकेशन के जितने 10 यूनिट हैं उसकी मैं एक मैराथन भी दूंगी, जिसमें हर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी कवर करवा दूंगी और ऐसे ही पेपर 1 के भी आपके लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको वीडियो पहले भी दी है कि पेपर 2 एजुकेशन में आपके ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 में भी आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट उसमें मैंने आपको बताई हैं जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिमिलर कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी एजुकेशन वालों की मैं अपने ही सब्जेक्ट का बता सकती हूँ, तो मैं आपके एजुकेशन के बारे में ही बता रही हूँ कि उसमें आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपकी इधर 3 यूनिट पढ़ लेते हैं सेकेंड पेपर के लिए, तो आपका फर्स्ट में भी वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाती हैं और आप टेलीग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं देते हैं, तो आप लोग दिया करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो अच्छी बात है, वरना और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी उसमें कोई कमी है आप वो भी बता सकते हैं कि किस तरह से और दिया जाए आपको, है ना। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए पूरी तरह से हेल्प कर सकूं और हर दिन शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलती है यहाँ पर। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह भी आपको पेपर 1 की दे सकूँ और शाम के समय आपको पेपर 2 एजुकेशन की दे सकूँ। ठीक है, तो मैं 2 वीडियो देने की कोशिश करूँगी, इसके लिए तैयारी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इसके पहले जो वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो आज हम 17 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका आप किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कुछ ही बच्चों ने दिया है, तो उसका वो बताइए कि उसमें था न्याय दर्शन में ऐसे कौन कौन से ज्ञान प्राप्ति के साधन है ना। तो आपने इसका जवाब नहीं दिया, आप लोग दीजिए, क्योंकि ये पेपर 1 में भी आपसे पूछा जाता है। जितना इंडियन फिलॉसफी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन में आपको पता है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और इस तरह से 4 तरह की चीज़ें आपको बताई हैं, तो वो आप लोग कमेंट जरूर करिए, पिछली वीडियो भी देखिए और इस चीज़ को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर 2023 में। तब इसमें देखिए दो पूछ रहा है, असर्शन और रीज़न दे रखा है। इसमें कह रहा है अभिकथन, जो असर्शन है वो कह रहा है बौद्ध धर्म नास्तिक मत है, और जो रीज़न है इसका ना, मतलब ये असर्शन है, कथन है, और इसका जो कारण है ये कह रहा है भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक वेदों में आस्था के बारे में। तो देखिए, जो पहला कथन है वो भी सही है यहाँ पर, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है ना वो आपका क्या है, नास्तिक में आता है ना। आस्तिक और नास्तिक यहाँ पर जो भारतीय दर्शन में क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको पूजा करने की विधान से मतलब नहीं है। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक को वेदों के बारे में जानने से है। ठीक है, तो वेदों को जानने वालों को आस्तिक कहते थे और वेदों में जिनकी आस्था नहीं है उनको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, मतलब जो कथन है उसकी व्याख्या ये सही कर रहा है ना, कि आस्तिक नास्तिक के आधार पे हमने वेदों को यहाँ क्लासीफाई किया और उसी में नास्तिक में ये आपका बौद्ध धर्म आता है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं और इस जो है RA की सही व्याख्या है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बताने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मूल्यांकन के टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन से क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात हो रही है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू ए समेटिव असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस दोनों अलग अलग होते हैं, और नॉर्म रेफरेंस में कुछ मानकों को निर्धारित किया जाता है और क्राइटेरियन में कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं इंडिविजुअलिटी के आधार पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका थर्ड है, सी है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, और डी है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू समेटिव। ठीक है, उसके बाद ई है समेटिव असेसमेंट इज टर्मिनल इन नेचर।
तो समेटिव क्या है, टर्मिनल इन नेचर, योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट सही है ना। तो ई वाला आपको, अब ये दोनों तो काट देने हैं क्योंकि ई वाला इसमें सही है, अब इसमें से दो में से ही आपको छांटना है। तो देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ये वाला सही हो जाता है। और दूसरा है डी जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट से रिलेटेड टू समेटिव, है ना। जब क्राइटेरियन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि जब आपका जो है मतलब आयोजन चल रहा है, ठीक है, वर्किंग टाइम में है, उस समय ये टेस्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव क्या होता है, लास्ट में होता है, जिसमें कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इससे रिलेटेड होता है ना। और समेटिव असेसमेंट इज टर्मिनल इन नेचर, जो आपका फाइनल में लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पे जो रिजल्ट आता है आपका वो हो जाता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इस टर्मिनल इन नेचर, है ना, योगात्मक मूल्यांकन प्रकृति में अंतिम है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब देखिए अगला जो है ना, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन जो द प्राइमरी फैक्टर इन इंटेलिजेंस, अब इसको ये जो ये वाला क्वेश्चन था ना, इसको यूजीसी ने इसको बाहर कर दिया था, मतलब एवेल्यूएशन के समय इसको बाहर कर दिया गया था। तो वैसे भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो ये ऑप्शन है ना, ये सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू थर्स्टन का क्या था, समूह कारक सिद्धांत था, है ना। तो थर्स्टन के जो बुद्धि के जो कारक हैं, मतलब यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, इस तरह से कई पढ़ने होते हैं, है ना। तो इसी में है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। इसमें इन्होंने जो है बुद्धि के 6 प्राथमिक कारक बताए, इसी को 6 मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी एबिलिटीज़ कहा गया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहा गया, ठीक है। अभी कौन कौन सी थी तो इनको आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए एन, है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताती चल रही हूँ। NVSWRM, इसके मीनिंग क्या होती हैं। तो एन का मतलब नोट करिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और वी से मतलब वर्बल, शाब्दिक जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल से आंकिक, है ना, न्यूमेरिकल हो गया आंकिक, एन, वी से क्या हो गया वर्बल, जिसको शाब्दिक कहते हैं, एस, है ना, इस एस की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाता है स्पैटियल, जिसको स्थानिक कहते हैं। और फिर है आपका डब्लू है यहाँ पर, ये डब्लू है ना, वर्ड फ्लुएंसी, जो आपकी शब्दों की निरंतरता होती है। और उसके बाद है आर, रीजनिंग, एंड देन है फिर एम, लास्ट है मेमोरी फैक्टर, ठीक है, स्मृति का सिद्धांत। तो इस तरह से 6 प्राथमिक कारक हैं इनको थर्स्टन में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद इसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं कोई मैच कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थर्स्टन का समूह कारक क्या है ना, गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल क्या है, ठीक है, जिसको एसआई मॉडल भी कहते हैं। तो इस तरह से जो उसके प्रचलित नाम है और उसकी क्या विशेषता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसकी जो हम एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं सारी चीज़ें ये कवर कराऊंगी। तो इसीलिए अभी क्वेश्चन के पैटर्न्स को देखिए और इसी आधार पे हम यहाँ तैयारी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 में पूछे गए। इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोस दी हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज़ की, जिसमें आपको उनको देखना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में आपको स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, जितने सांख्यिकी जो है ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें कवर कराया है। और ऐसे ही पेपर 1 में भी थ्योरी में भी कवर कराया है, ठीक है, कि पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक क्या है, और आपका पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये आपके जो है कॉग्निटिव पावर को चेक करने के लिए, जैसे निम्न में से किसी अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है। अब ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका किससे संबंधित है, ये साइको वाले चैप्टर से संबंधित है ना, मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है किसी अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है। अनुशासन कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारी सत्ता हो, ठीक है, अगर हमारे अंडर में कोई चीज़ है उसको हम डिसिप्लिन में रख सकते हैं। उसको मोटिवेट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो उसको दंड दें काम ना करने पे, और दूसरा होता है पुरस्कार देके, उसको मोटिवेशन देके, ठीक है, पॉजिटिव जो है रेनफोर्समेंट हो गया। और अथॉरिटी, है ना। तो किसी अनुशासन से नहीं, ये शब्द आपको जरूर पढ़ना है, नहीं जोड़ा जा सकता है, ये चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है, बाल केंद्रितता, यहाँ पर ये इसका सही ऑप्शन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर शैक्षिक शोध की प्रकृति क्या है। अब यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च की बात हो रही है, इसके नेचर की बात हो रही है। तो शैक्षिक शोध भी क्या है, आपके वैज्ञानिक शोध की तरह होता है, लेकिन शैक्षिक शोध ये शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है,
ठीक है। और जो भी यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी वो शैक्षिक एनवायरनमेंट की होंगी। यहाँ पर भी विश्वसनीयता, वैधता की उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। उसके आधार पर यहाँ देखते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखिए, एजुकेशनल रिसर्च इज एम्पेरिकल इन नेचर, शोध प्रकृति में अनुभविक होता है। ठीक है, इसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं आगे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। शैक्षिक शोध को सुव्यवस्थित होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, इसकी नेचर में आता है। शैक्षिक व भौतिक विज्ञान संबंधी शोध के निष्कर्ष को एक समान मापनी से ही मापा जाता है। शैक्षिक शोध को वैध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और विश्वसनीय भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके, तो बहुत इजी सवाल भी आए थे और कोई कोई बहुत टफ भी थे, है ना। ये भी दोनों चीज़ें हैं। तो कम से कम आप एक ठीक ठीक रेंज की तैयारी करिए। जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कम से कम उतने तैयार कर लीजिए। और जो मैंने आपको बताया पेपर 1 और पेपर 2 में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उन कॉन्सेप्ट को जरूर तैयार करिए। तो पेपर 1 में आएंगे तो भी बेनिफिशियल है, पेपर 2 में आते हैं तब तो अच्छी बात है ना। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको एजुकेशन में मिल जाएंगी। एजुकेशन के बुक्स के बारे में देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी हैं, और आपको मैंने काफ़ी चीज़ें आपको करवा दी हैं, जिसमें कि जो इंडियन फ़िलॉसफी और आपके वेस्टर्न फ़िलॉसफी, इससे संबंधित काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं हमने। और यहाँ पर इसमें लर्नर एंड लर्निंग वाला जो चैप्टर है आपका यूनिट 3, उसको भी कवर करवाया है। तो इस तरह से जो बाकी बची हैं वो भी आपको कवर करा दी जाएंगी। 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप तैयारी करिए और आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए, एंडरसन और क्राथवेल के वर्गीकरण 2001 के अनुसार संज्ञानात्मक अंग के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। अब इसको आपको ऑर्डर में लगाना है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एंडरसन और क्राथवेल के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक अंग के वर्गीकरण का क्रम बीएस ब्लूम, है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप पढ़ते हो ना, पेपर 1 में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, ये वाला क्या था, 2001 में आया था। कौन थे, एंडरसन और क्राथवेल, इनके वर्गीकरण के अनुसार ये था। और 1956 में जो था ये वाला था, है ना। अब फ़र्क क्या है यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने कहा जैसे नॉलेज है यहाँ पर, तो इसमें इन्होंने संशोधित जो 2001 में संशोधन हुआ उसमें यहाँ पर रिमेंबर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, बोध, अंडरस्टैंड दिया गया। ठीक, एप्लीकेशन, और इस फिगर को बिल्कुल याद रखना है, एप्लीकेशन का भी मतलब उपयोग होता है या प्रयोग, अप्लाई करने का भी मतलब वही है। एनालिसिस है, ठीक है, एनालाइज, संश्लेषण, मतलब यहाँ पे, ठीक है, एनालिसिस या आपका एनालाइज करना। सिंथेसिस, संश्लेषण, इवेल्युएट, है ना, मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिंथेसिस है इसमें जाके इसको क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, रचना या सृजन करना, है ना। और जो इवेल्युएशन था यहाँ पे इवेल्युएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहले लास्ट में सबसे अपर लेवल जो था इवेल्युएशन का आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्रिएट का आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर और ये फ़र्क हो गए, ये आपके 2 ऑप्शन, है ना। सिंथेसिस की जगह इवेल्युएट हो गया और आपका यहाँ पर इवेल्युएशन नीचे आ गया 2001 में, उसके ऊपर क्रिएट, सृजनात्मकता, ये सबसे ऊपर का लेवल हो गया। ठीक है, तो इस फिगर को याद रखना है, ये आपकी पेपर फर्स्ट में भी काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके क्रम को देख लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, रिमेंबर, एनालाइज, है ना, इवेल्युएटिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आपका रिमेंबरिंग, है ना, ये पहले नंबर पे हो गया। और उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंड हो जाता है, फिर एनालिसिस, फिर अप्लाई, फिर एनालिसिस। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, अप्लाई और फिर एनालाइज है ना। तो इसमें यहाँ पर इसमें देखिए अप्लाई है, ठीक, तीसरे नंबर पे, और एनालाइजिंग फिर बाद में है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, एवेल्युएटिंग बाद में। अब आप देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पर देखो इवेल्युएशन तो सबसे बाद में ही आता है ना। अब आपको ये वाला ऑप्शन हटा देना है क्योंकि लास्ट में ही रखना है, लेकिन अब आपको 3 देखने हैं। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, रिमेंबरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ पर भी ए और बी आ रहा है आप उसको रखेंगे, ये वाला भी हटा दो। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए, तो आपका ये जो है ABDCE ये वाला सही हो जाता है ना। तो ऐसे इवेल्युएट करना है आपको, जो एलिमिनेट करते चलना है, जिससे कि आंसर तक हम पहुंच सकें। और जब कभी नहीं कोई चीज़ आए तब तो आप ऐसे ही करना। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, हम कथ्य व महाकथ्य में फंसे हैं, मतलब वी आर कॉट इन नैरेटिव्स एंड मेटा नैरेटिव्स, और वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमें महाकथ्यों के प्रति अविश्वासी होना चाहिए। उक्त वाक्य निम्न में से किससे संबंधित है। ये आपका आ जाता है फिलॉसफी वाले पार्ट से। तो देखिए, आदर्शवाद हमेशा बात करता है किसकी, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करता है। संरचनावादियों स्ट्रक्चरिज्म की बात करता है। और आपका यथार्थवाद वैज्ञानिकता पे, ठीक है,
यथार्थ की बात करता है। आपका जो ये होता है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, आधुनिकता का मतलब ये आपका इससे संबंधित है, जबकि हम नैरेटिव और मेटा नैरेटिव में फंसे हैं और हमारे महाकथ्यों के प्रति अविश्वासी होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर आधुनिकतावाद की बात कर रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद में आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित और आपके आर्ट्स, साइंस, सारी चीज़ों की बात होती है, ठीक है। तो आधुनिकता मतलब जिसमें सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक, ये हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक्स। Heuristics, under the heuristic, which of the following is a strategy for the solution of the problem? Stand for the identification of the difference between the current state and one that is desired in relation to the nature and solution of the problem, and then taking action to reduce this difference for arriving at the solution of the problem. ह्यूरिस्टिक के अंतर्गत निम्न में से समस्या समाधान की एक रणनीति है जिसमें समस्या की प्रकृति और समाधान के संबंध में वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच अंतर की पहचान करती है। मतलब जो करंट सिचुएशन है और डिजायर्ड सिचुएशन क्या होती है, इसके बीच अंतर की पहचान करती है, फिर समस्या समाधान हेतु इस अंतर को कम करने के लिए कार्रवाई करती है। तो ये क्या है, तो एक रणनीति है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसको मीन्स एंड एनालिसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समस्या की प्रकृति और समाधान के संबंध में वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति, ठीक है, एक्चुअल क्या है और हमें चाहिए क्या, इसके बीच अंतर की पहचान करती है और समस्या समाधान हेतु अंतर को कम करने के लिए कार्रवाई करती है, ठीक है। तो ये मीन एंड एनालिसिस। अगला जो देखिए यहाँ पर, इसको पाठ योजना के परंपरागत रीति में व्यवस्थित करना है, ठीक है। निम्नलिखित को यहाँ पर लेसन प्लान है, इसको ट्रेडिशनल मैनर में यहाँ पर इसको जो है प्रेजेंट करना है। तो सभी को पता है ना, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य हम बनाते हैं, ठीक है। हम अगर जब लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक होता है व्यवहारिक उद्देश्य, है ना, विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, सबसे पहला काम यही होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एम। और तो ये पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखा जाता है कि आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है ना। प्रस्तावना के थ्रू आप देखते हो प्रीवियस नॉलेज क्या, जिन लोगों ने बीएड वगैरह टीचिंग कुछ की होगी तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि बीएड बीटीसी में सारी चीज़ें कराते हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस नॉलेज हमें पता लग जाता है, उसके आधार पे फिर हमको ये पता लग जाता है कि जो हमारे लर्नर्स हैं इनका नॉलेज कहाँ तक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम कंटेंट डिलीवरी करते हैं, विषय वस्तु की प्रस्तुति, है ना। उसके बाद हम अपना चैप्टर पढ़ाते हैं। फिर देखते हैं जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। रिकैपिटुलेशन मतलब पुनरावृत्ति, कोई प्रश्न पूछेंगे नहीं आता है तो फिर से पुनरावृत्ति की जाती है कि उसको फिर से वो चीज़ें समझाई जाती हैं। और उसके बाद आपका फिर होमवर्क सबसे लास्ट में होता है ना, 5वां। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो होमवर्क मतलब लास्ट में ही होमवर्क आएगा और सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है हमारा देखिए सबसे पहले बी ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इसको टाइम बचाने के लिए आपको ऐसे ही सवालों को हल करना है। सबसे पहले देखिए बी आपको किस में मिल रहा है, इस वाले में, है ना, बी। और उसके बाद होमवर्क सबसे लास्ट में, तो इसी ऑप्शन में मिल रहा है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को ऑप्शन को टिक लगा देना है, ठीक है। ये वाला तो होगा नहीं, है ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि डी कंटेंट डिलीवरी सबसे पहले थोड़ी होती है, पहले किसी भी इसका विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे और आगे आने वाले समय में भी जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा जून में, उसमें भी ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है ये मैचिंग लिस्ट से है, इसमें मॉडल्स दिए हैं और आपको गोल फॉर विच वो मोस्ट एप्लीकेबल, कौन से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि एंजाइटी रिडक्शन, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिलैक्सेशन ऑफ फॉर एंजाइटी इन सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थिति में किस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है, एंजाइटी रिडक्शन। असर्टिव ट्रेनिंग क्या होती है, तो ये है डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इन सोशल, ठीक। असर्टिव ट्रेनिंग मतलब किसी चीज़ में दक्ष करना, है ना। तो इस तरह से उसके बाद मैनेजिंग बिहेवियर, यहाँ पर मैनेजिंग बिहेवियर ये आपका सोशल बिहेवियर स्किल से संबंधित हो जाता है। और रिलैक्सेशन जब आप क्या है विश्रांत अवस्था में, जिसको आराम की अवस्था कहते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ मैच करना है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई। वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में उत्तम प्रदर्शन करेंगे, ये किस प्रकार की परिकल्पना है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव अप्रोच की बात हो रही है ना, ये पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहा है, मतलब कि जो हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं वो आप मतलब हाई जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट बेटर होगा।
तो ये क्या होगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक दिशा निर्धारित की जा रही है जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, तो यहाँ पर ये हो जाती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अगला है राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए 1 वर्ष 2000 में आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी सभी को पता है, जहाँ पर हम जा नहीं सकते, फिजिकली हम वहाँ प्रेजेंस नहीं है, और लेकिन हमें उसके बारे में चीज़ें पता है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सबसे पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनी थी तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास में, तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। तो कहाँ पे है, तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास में, ठीक है ना। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और ये जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्फ्लिबिनेट पता ही है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, जो आपका स्वयं प्रभा में पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर देखिए, आभासी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन शिक्षण संस्थान है जो कक्षाएं और सेमिनार आयोजित करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और राष्ट्रमंडल के छोटे राष्ट्रों के लिए 2000 में आभासी विश्वविद्यालय की स्थापना कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लगे। अगला जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षण अधिगम हेतु कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग। इंक्लूसिव टीचर लर्निंग में किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपको सामान्य भी मिलेंगे और विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी की बात तो वहाँ होती है जहाँ पर सभी सामान्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये हो जाता है असर्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर आपको आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन से बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि क्षमता कोश होता है जो व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों हेतु यूनिवर्सल माना जाता है ना। तो ये कौन सा है, अराजकतावादी है, राजतंत्री है, सैम्पलिंग है, हायरार्कियल है। तो इसमें देखिए, ये है आपका राजतंत्री, है ना। ये मोनोआर्किक थ्योरी होती है जो कि बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि क्षमता कोश होता है, ठीक। यहाँ पर ये देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, ये 31 क्वेश्चन, ADDI मॉडल, है ना। यहाँ पर देखिए, इसमें ADDI मॉडल ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, उसमें फर्स्ट पेपर में भी ये इम्पॉर्टेंट है। ADDI मॉडल, एश्योर मॉडल, ये पूछे गए हैं आपसे, इसके सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए वैसे ही आपको लगा भी लेना है। सबसे पहले क्या होता है, एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन है, ठीक, एनालिसिस पहले नंबर पे, डिज़ाइन दूसरा लिख लीजिएगा, और डेवलपमेंट तीसरे नंबर पे है, ठीक। फिर है आपका इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ADDIE, तो ये हो गया आपका चौथे नंबर पे, और फिर ये 5वें पे इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर भी यहाँ पर सही हो जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल नोट कर लीजिए और एकदम रट लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी बस ऐसे ही पूछा जाता है। कभी डी का फुल फॉर्म पूछ लिया, यहाँ पर डी क्या है ना, एश्योर में पूछ लिया, एस क्या है, तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई घटना समय के साथ बदलती है तो उसका अध्ययन करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जाना चाहिए। अब देखिए, टाइम के साथ जो कोई चेंज होता है तो वो क्या होती है, जैसे कि कुछ स्टडीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, तो समय के साथ क्या वो परिवर्तन हुआ। अगर उसका जो सब्जेक्टिव है, मतलब जो उसका क्लाइंट है जिस पर वो अपना स्टडी करना चाहता है, और तो वो क्या है 2 साल 4 साल मान लो उसकी स्टडी चल रही है, हम कोई ऐसी जो है बीमारी का पता कर रहे हैं, उसमें ऐसे कोई रोग का पता कर रहे हैं जो उसकी क्या थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली थी, तो इस तरह से क्या है, हमको कई साल तक वो स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब समय के साथ साथ वहाँ पे चेंजेस भी हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो स्टडीज़ होती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च प्रयोग की जाती हैं। और क्रॉस सेक्शनल क्या होती है, जो एट अ टाइम होती है, ठीक। क्रॉस सेक्शनल में एक ही समय पे हम डिफरेंट बच्चों के ऊपर या कोई भी जो हमारे सब्जेक्टिव हैं उनके ऊपर हम कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट आप देखो, और टाइप ऑफ रिसर्च में मैं सारी चीज़ें आपकी कवर करवा दूँगी विद की पॉइंट्स। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के स्तर, आपको पता है कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट से यहाँ प्रश्न पहले पेपर में भी आते हैं। इसमें देखिए आपसे 4 तरह की स्केल के बारे में होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। अब इसमें देखिए क्या रहा है, मापन के स्तरों के संबंध में कौन से सही हैं।
तो अब इसमें इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं, है ना। नॉमिनल जो आपको खाली यहाँ पर आधार नाम मतलब नाम के आधार पे कुछ एक फीचर के आधार पे यहाँ वर्गीकरण होता है नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, एक जो है ऑर्डर के आधार पे बड़ा छोटा इस तरह से क्रम में निर्धारित किया जाता है। इंटरवल में वर्ग का पता लगता है, वर्गांतर, है ना, कितने 10-10 का अंतर है, 20-20 का अंतर है, इस तरह से। और रेशियो यहाँ पे अनुपातिक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो रेशियो स्केल इज हैवन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, ठीक है। रेशियो स्केल 0 पॉइंट में होता है। इंटरवल स्केल इज हैविंग एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला जो है ना, इंटरवल स्केल इज मेंटल मेजरमेंट, है ना, मानसिक मापनी में यहाँ पर किया जाता है। ये वाले ऑप्शन आपके सही हो जाता है। और इसके सारे जो है जब स्केल के बारे में हम पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको पता हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाता है ए और डी, है ना। ये खाली इसकी प्रॉपर्टीज से संबंधित सवाल है। उसके बाद डिसेबिलिटी रिप्रेजेंट, डिसेबिलिटी क्या दर्शाती है। डिसेबिलिटी का मतलब ही क्या है, जो जिसमें कुछ ऐसी असमर्थताएं हों जो कि सामान्य बालकों में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उसमें पाई जाती हैं जिसमें विकलांगता के लक्षण है ना। तो इस तरह से कुछ वो सामान्य बालकों की तरह व्यवहार नहीं करेगा, असमर्थ होगा, और वो उसकी क्या होगी, इंडिविजुअल लेवल पे होगी। तो ऐसी जो असमर्थता होगी वो कैसे, पर्सनल लेवल पे होगी, है ना। तो ये हो जाएगा डिस्टर्बेंस एट ए पर्सनल लेवल, है ना। विकलांगता शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य रूप से असमर्थता, है ना। तो ये हो जाती है पर्सनल लेवल पे, ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, नहीं टाइप हुआ है। देखिए यहाँ पर अब आपको इसको क्रम में लगाना है ना। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ आपको ये पूरे ऑप्शन दे रखे हैं, तो कुछ भी याद नहीं करना है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो जो सबसे पहले आया जिसमें आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये पहले नंबर पे। उसके बाद आपका 1952-53 में आया माध्यमिक शिक्षा, मुदालियर जिसको बोलते हैं। फिर कौन सा आएगा, फिर 1964, ठीक। यहाँ पर ये हो गया आपका नेशनल, है ना, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कुठारी आयोग बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका आचार्य राममूर्ति, ठीक, चौथे नंबर पे ये हो गया। और अंबानी रिपोर्ट 2021, ये सबसे बाद में आया 5वें पे, ठीक है। तो जब सबके हमें ईयर दे रखे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, इसको आप क्रम में लगा ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। और अब हम लोग कॉन्सेप्ट भी थोड़े से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपकी यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 10-10 यूनिट के, वो सारे कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एजुकेशन और पेपर 1 दोनों आपका यहाँ पे कवर होता है, और साथ में मैं करंट अफेयर भी कवर कराती हूँ, ठीक है। करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, ICT वगैरह में, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।